आज हम लोग कॉस्ट में एक टॉपिक है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट की एक यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है, साथ ही साथ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। और ये जो यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं, इसमें देखो लिखा फर्स्ट लिखा है प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म आर कंटिन्यूअस। जो हमारे प्रोडक्शन होंगे वो रेगुलर होते रहेंगे। जब हमने प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया तो हम पब्लिक की डिमांड या ऑर्डर पे नहीं रहेंगे, हम रेगुलर प्रोडक्शन करते रहेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे उनको स्टोर में हम रख लेंगे। जैसे जैसे मार्केट से डिमांड आएगी उस डिमांड को हम सप्लाई करते रहेंगे। फिर देखो सेकंड कह रहा है कि द यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर होमोजीनियस आर आइडेंटिकल। इसका मतलब होगा कि ये जो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करेंगे जिनके प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। होमोजीनियस का मतलब वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे। उनका जो प्रोडक्ट बन रहा होगा एक साइज का होगा, एक तरह का होगा, और उसमें किसी दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बना रहे होंगे। और द यूनिट कास्ट आर नेचुरल, और जो उनकी यूनिट्स होंगी वो नेचुरल मेजरमेंट में आ जाएंगी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके कुछ नाम भी देखो हैं। सुटेबल इंडस्ट्रीज, जिसमें दिया है कोल इंडस्ट्रीज, इसको बनाती है कोल इंडस्ट्रीज। और सीमेंट इंडस्ट्रीज है, कोल्ड इंडस्ट्रीज है, ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्रीज है, मिनरल वाटर्स जो कंपनियां बनाती हैं, मिल्क या डेयरी के इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, फ्लोर इंडस्ट्री, आटा मिले हैं। इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं होमोजीनियस होते हैं, वो एक तरह के बन के निकलते हैं। तो ऐसी कंपनियों को अगर अपने उस प्रोडक्ट की 1 यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो उन्हें यूनिट कॉस्टिंग सिस्टम को अप्लाई करना पड़ता है। अब देखो इसमें आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट कॉस्टिंग टू असर्टेन टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। सबसे पहला काम कि जब हम लोग इसको बना रहे होंगे तो हम पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ टोटल कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर दिया जाएगा। प्रोडक्ट आफ्टर अ डेफिनिट पीरियड, तो ये जो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग बनती है ये एनुअली नहीं बनती है। जैसे हमने प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, अगर हमने वीकली बनाया तो वीकली भी कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ ईयरली बनाया, मंथली बनाया, ईयरली, ये किसी भी सिचुएशन में आप कभी भी इसको बना सकते हो जब आप प्रोडक्ट को बना रहे हो। और प्रोडक्ट को बनाने के बाद पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट के बनाने में क्या कॉस्ट आई है और टोटल बनाने में क्या कॉस्ट आई है, वो पूरा जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। टू मेक रिलेशनशिप ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। देखो जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाने में हमें 4 तरह से एक्सपेंसेस करते हैं। पहला प्राइम कॉस्ट बोलेंगे, दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलेंगे, तीसरा ऑफिस ओवरहेड्स बोलेंगे, चौथा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलेंगे। हम किसी भी प्रोडक्ट को जब बना रहे होंगे तो उसकी कॉस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम जब चारों को आपस में ऐड करेंगे तो वह टोटल कॉस्ट कहलाएगा। तो अब हम टोटल कॉस्ट से परसेंटेज के रूप में कंपेयर कर सकते हैं कि इस टोटल कॉस्ट में कितने परसेंट प्राइम है, कितना परसेंट फैक्ट्री है, कितना परसेंट ऑफिस खर्च है, कितना परसेंट हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम अगर मान लो कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि पिछले ईयर में क्या इतने ही थे या पिछले ईयर की कंपेयर में इस साल बढ़े हैं, तो हम बढ़ने के रीजन को भी पता करेंगे, कैसे उसको मिनिमाइज किया जाए उसको बारे में भी कॉस्ट अकाउंट में हम लोग सोचेंगे। फिर देखो फॉर डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे होते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम सेलिंग प्राइस नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक डिमेरिट है इसकी। लेकिन जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करोगे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग के थ्रू, आप जो अभी इंडस्ट्रीज के बारे में सीखे हो, अपने एक प्रोडक्ट अपनी एक यूनिट की जब वो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, अब उन्हें पता चला कि हमारा ये प्रोडक्ट 10 रुपए में बन गया है, और अगर वे 20% प्रॉफिट लेते हैं तो 10 रुपए में 2 रुपए प्रॉफिट लेकर अपनी सेलिंग प्राइस बता देंगे कि हमारी इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 12 रुपए होगी।
तो हम किसी भी प्रोडक्ट की जब सेलिंग प्राइस निकालने जाएंगे तब इस यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड को यूज करेंगे टू मेक कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो, जब ये हम लोग ये कॉस्ट यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग से जब हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये ईयर बाय ईयर, हाफ ईयरली, मंथली ये बनते रहते हैं रेगुलर। तो हम जब चाहें दो ऐसे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग को जो हमने कैलकुलेट कर रखा है उसका आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कि कंपेयर कर लेंगे कि इस ईयर में या इस मंथ में हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी कॉस्ट आई, इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी कॉस्ट आई, तो कंपेयर करेंगे। हम उस रीजन को पता करेंगे, अगर कॉस्ट कम हुई है तो भी रीजन पता करेंगे और कॉस्ट बढ़ी है तब भी हम लोग रीजन पता करेंगे। तो ये यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं और साथ ही साथ ये भी देखते हैं, जैसे हमने 1000 यूनिट बनाया तो उस 1000 यूनिट को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आई, चारों को जोड़ेंगे, प्राइम, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। और साथ ही साथ ये देखेंगे एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आई। जैसे मान लो 1000 यूनिट हमने 50,000 में बनाया तो 50,000 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, एक यूनिट का आ जाएगा 50 रुपीज। तो ये कॉस्ट पर यूनिट 50 आया और टोटल कॉस्ट 50,000 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, मेथड ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। इसमें दो दिया, देखो एक कॉस्ट शीट दिया है और एक कॉस्ट स्टेटमेंट दिया है। और इसमें जो बताया गया है कि कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट इन दोनों के फॉर्मेट सेम होंगे, सेम फॉर्मेट पर दोनों बनेंगे। लेकिन जब आप कॉस्ट शीट बना रहे होगे तो आप जो कॉस्ट शीट बनाओगे तो वहां पर यूनिट के साथ साथ टोटल कॉस्ट भी निकाल रहे होगे। यानी आप अमाउंट के दो कॉलम खींचोगे, एक में टोटल कॉस्ट लिखोगे और एक में जैसे मटेरियल की टोटल कॉस्ट, लेबर की टोटल कॉस्ट, और उसमें जितनी यूनिट आप बना रहे होगे उससे डिवीजन करके पर यूनिट कॉस्ट भी निकालोगे। और वही जो कॉस्ट स्टेटमेंट है, इस कॉस्ट स्टेटमेंट में केवल हम लोग टोटल कॉस्ट को ही दिखलाते हैं। इसमें केवल टोटल कॉस्ट ही दिखलाया जाएगा और इसमें हम लोग कोई पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकालेंगे। इसमें हम लोग अमाउंट का एक कॉलम बनाएंगे जिसमें केवल टोटल कॉस्ट ही शो होगी, एक यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट आई इसको इसमें शो नहीं किया जाएगा। तो दो हम लोग को क्वेश्चन में दो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, या तो कॉस्ट शीट बनाने को कहेगा या कॉस्ट स्टेटमेंट। दोनों का फॉर्मेट सेम होगा। कॉस्ट शीट में अमाउंट के दो कॉलम खींचना, एक कॉस्ट पर यूनिट, एक टोटल कॉस्ट। कॉस्ट स्टेटमेंट में हम अमाउंट के दो कॉलम, एक कॉलम खींचेंगे सिर्फ टोटल अमाउंट के। अब देखो एक फॉर्मेट इसका बना रहे हैं हम लोग। कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट दोनों का फॉर्मेट एक है। आप लिख लोगे आउटपुट और जिस पीरियड के लिए आप बना रहे होगे उस पर फॉर द ईयर, फॉर द मंथ लिख देंगे। अब उसके बाद देखो पहला जो होगा मटेरियल कंज्यूम्ड। हम जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं ऊपर देखो आउटपुट में लिख देंगे उस टोटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, उस मटेरियल की अमाउंट यहां लिखेंगे टोटल, और इस आउटपुट से इसमें डिवीजन कर देंगे, इसमें डिवीजन कर दिया जाएगा तो हमें पर यूनिट मिल जाएगा। तो हम मटेरियल कंज्यूम्ड लिख देंगे, फिर डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड चार्जेबल एक्सपेंस। ये तीनों जब मिलेंगे, ये तीनों मिलकर हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाएंगे। ये तीनों मिलकर प्राइम कॉस्ट कहलाएंगे। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड चार्जेबल एक्सपेंस। आप इसको ऐड कर लिए, ये तीनों मिलकर प्राइम कॉस्ट हुआ। अब उसके बाद आप फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखोगे। अब देखो जब हम लोग को क्वेश्चन मिलेंगे लगाने के लिए तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस दिए होंगे, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ की सैलरी, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी जिन एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा होगा उन एक्सपेंसेज के नाम लिख लिख कर हम यहाँ पर लिख लेंगे और उनकी अमाउंट को देखो अमाउंट से बाहर ही लिखेंगे, यहाँ बाहर लिख लेंगे। अब इसको बाहर लिखने के बाद इसको ऐड करके, इसको ऐड कर लिया ये सारा, और ऐड करने के बाद यहाँ लिख दिया, और ऐड करने के बाद यहाँ लिखने के बाद
जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं उससे डिवाइड कर दोगे, तुम्हें पर यूनिट मिल जाएगी, यहाँ पर यूनिट लिख दोगे। तो अब देखो, जब इसको आप ऐड करोगे, यानी प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तो वो कहलाएगा वर्क कॉस्ट। हमारा वर्क कॉस्ट यहीं पर मिल सकता है, यही वर्क कॉस्ट हो सकता है, यानी प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिया। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें सेल ऑफ स्क्रैप दिया है, तो सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब होगा कि हम कोई जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके कुछ स्क्रैप भी निकल रहे हैं, कुछ स्क्रैप भी आ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, मेटल हैं, या फिर जैसे अभी टेलर मास्टर को अपने कपड़े दो सिलने के लिए, तो सारे कपड़े वो सिलाई में यूज नहीं करता, कुछ कपड़े कटिंग में बेकार हो जाते हैं, तो उसको स्क्रैप बोला जाता है। तो अगर स्क्रैप मान लो ऐसे हैं जो कॉस्टली हैं, पैसे में बिक सकते हैं, तो ऐसे स्क्रैप को अगर हम बेचेंगे तो स्क्रैप फैक्ट्री में निकला है, तो फैक्ट्री में ही बेचा गया है। तो अब तक जो आपने ऊपर लिखे वो पैसे खर्च किए हो, जब स्क्रैप बेचोगे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, आप उसको इसमें से अमाउंट से माइनस कर दोगे। अगर सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तब इस अमाउंट को आप कर दोगे वर्क कॉस्ट, इसको वर्क कॉस्ट बोलोगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, तो अब देखो इस पूरे टॉपिक में हमें 3 ओपनिंग स्टॉक मिलेंगे, एक मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश गुड्स। तो देखो जो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो जब हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल रहे होंगे तब उसके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को मटेरियल के साथ एडजस्ट करेंगे। अभी एक मटेरियल कंज्यूम का हम अलग फॉर्मेट बताएंगे। मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक जुड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा। और अगर देखो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट अभी अधूरा हमारी फैक्ट्री में बना हुआ है, जैसे मान लो उसमें कुछ काम होना बाकी है, पूरा वो कंप्लीट नहीं बन पाया है, तो ऐसे प्रोडक्ट की ऐसी पोजीशन को वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है। जैसे अभी अभी रोड पर हाईवे वगैरह बन रहे हैं तो वहाँ पर आप देखोगे लिखा रहता है कार्य प्रगति पर, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब अभी वो वर्क कंप्लीट नहीं है। तो हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं अभी वो प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार नहीं है, आधा अधूरा बन चुका है। तो उसके जो ओपनिंग स्टॉक होंगे उसको हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप ऐड करने के बाद जो आएगा उसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो उसको भी हम लोग इसमें से लेस करोगे। ओपनिंग स्टॉक को ऐड और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया। अब उसके बाद जो आया है वो हमारा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगा। तो अब देखो प्राइम में हमने मटेरियल, लेबर और चार्जेबल एक्सपेंस जोड़े प्राइम कॉस्ट। उस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस जोड़ दो, तो फैक्ट्री के एक्सपेंस जोड़ते ही जो वैल्यू मिलेगी प्राइम में वो वर्क कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन अगर सेल ऑफ स्क्रैप है तो सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करने के बाद जो आएगा वो वर्क कॉस्ट कहलाएगी। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग वर्क कॉस्ट कहलाएंगे। तो वर्क कॉस्ट कहीं भी 3 जगहों पर आपको मिल सकते हैं, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे। अब हमें वर्क कॉस्ट मिल गया। अब नेक्स्ट आता है देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। हम लोग अब ऐसे एक्सपेंसेस को लिखेंगे जिससे ऑफिस से रिलेटेड होंगे, यानी ऑफिस के एक्सपेंस, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की बिजली की बिल, ऑफिस के फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस मैनेजर की सैलरी, यानी जितने भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस हैं उनके नाम लिख कर यहाँ पर और उनसे रिलेटेड अमाउंट यहाँ लिख लेंगे और फिर इसको ऐड करके यहाँ लाएंगे। और जो हमारा ये वर्क कॉस्ट आया है इसी में इसको भी ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट मिलेगी उसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो ऐड करने के बाद जो अमाउंट मिली उसको बोला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब देखो अगर हमारे पास तीसरा स्टॉक आता है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का मतलब होगा ऐसे गुड्स जो बनकर रेडी हैं और हमने अपने स्टोर में रख रखा है, अभी उसको मार्केट में हमने होलसेलर को, डीलर को, रिटेलर को बेचने के लिए नहीं दिया है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल चुका है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या जुड़ा है? प्राइम, फैक्ट्री और ऑफिस।
अब इसमें तुम लोग ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को माइनस कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस कर दोगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट हमें मिलेगी वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स। इसका मतलब वो गुड्स की कॉस्ट जो मार्केट में हमने सेल कर दिया है। तो देखो एक चीज ध्यान देना कि जब हम लोग बना रहे होंगे इस कॉस्ट शीट को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप जो नई मैन्युफैक्चरिंग की हो, जैसे नए 500 यूनिट बनाए हो, 1000 यूनिट बनाए हो, उस नए की कॉस्ट आएगी। लेकिन जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स आए इसमें हमारे पहले से बने हुए स्टॉक जुड़ गए और पहले से बने हुए स्टॉक जो बचे हुए उसको हमने माइनस कर दिया। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स पहले का बना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स पहले का बना हुआ है और नया जो बना है वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तुम निकालोगे। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स आपने जोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस किया, उसके बाद जो वैल्यू आई उसको बोला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स। अब उसके बाद फिर बारी आई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप जब सोल्ड गुड्स निकाले हो तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का मतलब वो सामान जो हमारे बन के रेडी हैं लेकिन किन्हीं कारणों से हमें मार्केट में सेल करने के लिए भेज नहीं पाए हैं, उसको आप लेस किए और ऐड किए। अब बारी आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हुआ, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन हुआ, शोरूम के रेंट हुए, तो ऐसे रेंट जो हम कस्टमर तक गुड्स को सप्लाई करने के लिए खर्च करते हैं उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स करेंगे। उनके नाम एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिख लिया जाएगा और फिर जो ये अमाउंट आएगी ऐड करके हम यहाँ लिख लेंगे और ऊपर हम लोग लिखे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स, जिसमें प्राइम भी जुड़ा है, फैक्ट्री जुड़ी है, ऑफिस जुड़ा है। उसमें जब सेलिंग को ऐड करोगे तो जो तुम्हें मिलेगा वो कहलाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, यानी ये प्रोडक्ट इतनी कॉस्ट पर कस्टमर के हाथ में पहुंच गया। और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस दिए तो सेलिंग प्राइस लिख लेना और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस आएगा। तो इस फॉर्मेट पर हम लोग अब क्वेश्चन कल से लगाना शुरू किया जाएगा। तो इसको सब लोग अच्छे से पढ़ना।